फाइनली जिस पल का हम सबको इंतज़ार था वो पल आ चुका है। मैं बात कर रहा हूँ एमपी सिविल जज की वैकेंसी के बारे में। जैसे आपने हमारा थंबनेल देखा होगा, आज एमपी सिविल जज की वैकेंसी फाइनली आ चुकी है और जो लोग एमपी सिविल जज की तैयारी कर रहे थे ये उनके लिए बड़ी खुशखबरी की बात है। तो आज से जुड़ जाइए तैयारी में। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं कि क्या है एमपी सिविल जज का नया नोटिफिकेशन जो एमपी सिविल जज की वैकेंसी के संबंध में है, क्या क्या चीज़ें इस वैकेंसी के बारे में बताई गई हैं, इस वैकेंसी को एमपी सिविल जज का क्या क्राइटेरिया है, आप कौन कौन व्यक्ति एमपी सिविल जज का एग्जाम दे सकता है, सिलेबस क्या है इस एग्जाम का और इस एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो चलिए चालू करते हैं वीडियो। मैं शाहबाज चौधरी आपको अपने यूट्यूब चैनल विधिक जागरूकता में स्वागत करता हूं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज रिसेंटली अभी कुछ देर पहले एडवर्टाइजमेंट आया है एमपी हाई कोर्ट द्वारा, क्योंकि जो एग्ज़ाम होता है एमपी में वो एमपी हाई कोर्ट कराता है और एमपी हाई कोर्ट ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में 5 सितंबर की मतलब आज की डेट में क्या है नोटिफिकेशन डाला है। अगर आप चेक करना चाहते हैं पूरा नोटिफिकेशन, 20 पेज का लगभग नोटिफिकेशन है, तो आप एमपी हाई कोर्ट की साइट में जा सकते हैं। वहाँ रिजल्ट और रिक्रूटमेंट का कॉलम होता है, वहाँ पर आप जाके इसको चेक कर सकते हैं। तो ये 5 तारीख को सबसे पहले नोटिफिकेशन आया है। दूसरी चीज़ उसमें जो बताई गई है फॉर्म में, वो बताया गया कि फॉर्म भरे कब से जाएंगे, मतलब जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें बताया गया कि फॉर्म फिल कब से होंगे। तो फॉर्म फिल करने की तारीख ध्यान से याद रखिए, 22 सितंबर से आपके फॉर्म फिल होना चालू हो जाएगा। अब फॉर्म कब तक भरे जाएंगे, तो लास्ट डेट इसकी है 5 नवंबर। यहाँ थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, लास्ट डेट है 5 नवंबर 2020 तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। लगभग आपको 1.5 महीने का समय मिलने वाला है, आप आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद अगर आपके फॉर्म में कुछ गलती हो गई है तो 10 तारीख से 12 तारीख तक आपको कुछ फीस देनी पड़ेगी और फीस देके आप क्या कर सकते हो, इसको करेक्शन भी कर सकते हो फॉर्म को। ठीक है, फॉर्म में क्या करेक्शन, एज वगैरह या आपका कोई भी चीज सेंटर्स वगैरह आपके हो वो कर सकते हो। प्री एग्जाम की डेट यहाँ पे मैंने लगाया क्वेश्चन मार्क, ये पहली बार हो रहा है कि जब नोटिफिकेशन के साथ डेट नहीं दी गई है। इसका एक ही रीजन है कि देखिए अब आप एक अनुमान लगाइए एग्जाम कब होंगे, 12 नवंबर तक तो ये आपको भरा गया है, तो अप्रोक्स दिसंबर तक एग्जाम होंगे। अब आप बोलते हो दिसंबर में एग्जाम होंगे तो नोटिफिकेशन क्यों में डेट क्यों नहीं डाली गई। डेट ना डालने का सबसे बड़ा रीजन है कोविड। अगर कोविड के मामले इसी प्रकार बढ़ते रहते हैं तो हो सकता है इस डेट को पोस्टपोन करना पड़े। लेकिन अगर वैक्सीन आ जाती है अक्टूबर तक, जो सुन रहे हैं कि अक्टूबर तक वैक्सीन आ जाएगी, उस कंडीशन में दिसंबर तक आप मान के रखिए कि दिसंबर तक एग्जाम होंगे। तो जो लोग एमपी सिविल जज की तैयारी कर रहे हैं तो ये कॉलम को सोच लीजिए कि यहाँ दिसंबर लिखा है और दिसंबर के हिसाब से तैयारी करिए। एक आध महीने अगर आगे पीछे होता है तो आपको वो अतिरिक्त समय मिलेगा जो आपके बेनिफिट करेगा। मेंस की डेट ये हमेशा की तरह यही है। मेंस की डेट हमेशा प्री के रिजल्ट आने के बाद क्या की जाती है, नोटिफाई की जाती है। जो एग्जाम आपका जबलपुर में होगा ये हमेशा आपको पता होना चाहिए। तो इसकी डेट आपका चक्कर में मत पड़िए। जब प्रीलिम एग्जाम हो जाएगा और प्रीलिम एग्जाम्स के लगभग 15 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाएगा आपको, और जैसे जिस दिन रिजल्ट आएगा उसके 2-3 दिन के अंदर आपको मेंस की डेट पता चल जाएगी। अब बात करते हैं कितनी वैकेंसीज आई हैं, किस किस कैटेगरी को क्या क्या मिला है। तो सबसे पहले बात करते हैं टोटल वैकेंसीज 192 + 60। अब 60 पे लगा हुआ है स्टार। इस स्टार का मतलब है कि जो ये 60 वैकेंसी है ये बैकलॉग वैकेंसीज है, मतलब 192 ओरिजिनल वैकेंसीज है और 60 बैकलॉग वैकेंसीज है। तो टोटल होती हैं 252, मतलब बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आई है इस बार। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छे से तैयारी करिए, इस बार आपको सिविल जज में सेलेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जनरल कैटेगरी अनरिजर्व की। अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो 96 न्यू वैकेंसीज है और 6 बैकलॉग वैकेंसीज है, तो टोटल होती है 102। सबसे ज्यादा वैकेंसीज जर्नल्स को मिली है। इसके बाद ओबीसी की बात करते हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस की, तो 27 न्यू वैकेंसीज है और 2 वैकेंसी उनको बैकलॉग मिली है, तो 29। इस बार थोड़ी सी वैकेंसीज ओबीसी की कम मुझे नजर आ रही है हर बार की अपेक्षा। वही एससी के साथ हुआ है। एससी की वैकेंसीज कितनी है, 31 वैकेंसीज है +2 बैकलॉग वैकेंसीज है, टोटल 33 वैकेंसीज हो रही हैं। और सबसे ज्यादा चांदी रही है एसटी स्टूडेंट्स की, क्योंकि इनकी वैकेंसीज पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं कि भरी नहीं पा रहे हैं। पिछली बार शायद 3-4 सीट ही भरी पाई थी। तो एसटी के लिए क्या है 38 वैकेंसीज +48 और बैकलॉग की वैकेंसीज, और मतलब ये डबल बैकलॉग वैकेंसीज हो गई, इसमें डबल स्टार मान लीजिए, और ये एक और बैकलॉग की वैकेंसीज 2, तो ये टोटल बनता है 88। तो बहुत बड़ा सुनहरा मौका है, क्योंकि इतनी वैकेंसीज आप याद रखिएगा, ये 88 वैकेंसीज हैं। केवल जो पासिंग
मार्क्स क्राइटेरिया है उतने में ये भर जाने वाली है। और पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया वगैरह क्या है हम आपको आगे बताने वाले हैं, आप आगे वीडियो देखोगे आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। अब बात करते हैं फॉर्म की फीस क्या होने वाली है। तो जनरल और अदर स्टेट्स के लिए 722 प्लस 400 मतलब अप्रॉक्स 1122 रुपीज़, और इसके ऊपर जो आपका कंप्यूटर वाला भरेगा वो कुछ पोर्टल चार्ज वगैरह ले लेगा, तो 1200 का लगभग आप फॉर्म मारिए। और वही आपके रिजर्व कैटेगरीज के लिए क्या रहेगी, ये 722 और प्लस इसमें कुछ पोर्टल चार्ज वगैरह जोड़ लीजिए तो 750 का लगभग आपको ये फॉर्म भरेगा। और रिजर्वेशन की बात करें तो ये जो रिजर्वेशन तो आपने देख ही लिया, इसके साथ 4% रिजर्वेशन आपको डिसेबल पर्सन्स को होगा जिसको हम दिव्यांग कहते हैं। इसके बाद हम आगे देखते हैं और चीज़ों के बारे में। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपी सिविल जज के बारे में कि अगर कोई व्यक्ति एमपी सिविल जज एग्जाम देना चाहता है, कोई स्टूडेंट, तो उसके लिए उसको एग्जाम जो होगा तो एग्जाम के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एग्जाम का सिलेबस क्या होगा, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा और एलिजिबिलिटी क्या चाहिए। और बीच बीच में देखेंगे कि एग्जाम किसके लिए आइडियल होगा। और हम नेक्स्ट वीडियो ये भी लाके देखेंगे कि एमपी सिविल जज की एग्जाम की प्रिपरेशन अपन को कैसे करना है। तो सबसे पहले आज अपन मेनली चीज जिनके बारे में देखने वाले हैं वो है कि एमपी सिविल जज का एग्जाम जो कराया जाता है, इस एग्जाम का पैटर्न क्या होता है और इसका सिलेबस क्या होता है। तो सबसे पहले हम एमपी सिविल जज के एग्जाम के पैटर्न की बात करते हैं। तो ये जो एमपी सिविल जज का एग्जाम होता है ये 3 स्टेजेस में होता है, प्री, मेंस और इंटरव्यू में। प्री अगर क्वालिफाई करते हैं तो हमें मेंस में देने मिलता है, मेंस क्वालिफाई करते हैं तो इंटरव्यू, और इंटरव्यू के बाद आपको सिविल जज बनने का मौका मिल जाता है। और ये जो पोस्ट आती है वो सिविल जज 2nd क्लास के रूप में आती है। और एक और इंपॉर्टेंट बात, जो एमपी में एग्जाम कंडक्ट कराता है वो एमपी में एग्जाम हाईकोर्ट कंडक्ट कराता है, क्योंकि बहुत सारी स्टेट्स हैं वहां पे पीएससी एग्जाम कंडक्ट कराता है, लेकिन एमपी में जो एग्जाम कंडक्ट कराता है वो हाईकोर्ट के माध्यम से कंडक्ट कराया जाता है। ऐसी 2 स्टेट्स हैं जो जितना मुझे याद है, एक एमपी और दिल्ली, जहां पे एग्जाम आपका हाईकोर्ट कंडक्ट कराते हैं, बाकी अदर स्टेट में पीएससी कंडक्ट कराती है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो एग्जाम के बारे में कि एग्जाम कंडक्ट कौन कराता है, तो एमपी हाई कोर्ट कराता है। क्वालिफिकेशन अगर सबसे पहले बात करें कि जिनको एमपी सिविल जज देना उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो क्वालिफिकेशन की बात करता है कि जो व्यक्ति एमपी सिविल जज के एग्जाम देना चाहता है तो उसको 21 ईयर से लेकर 35 ईयर्स तक होना चाहिए। अब ये एमपी के लोगों के लिए भी, और अगर कोई अदर स्टेट का व्यक्ति भी एमपी का एग्जाम देना चाहता है तो बिल्कुल दे सकता है। केवल बस 2 नीड्स है कि उसको हिंदी आनी चाहिए, क्योंकि एमपी में क्या है आपको काम हिंदी पे करना होगा। और अगर आप इंग्लिश भी आती है अच्छी तो भी आप काम चला लोगे, बाद में आपको हिंदी सीख लोगे तो भी। तो बहुत सारे स्टेट वाले जैसे आपका जहाँ पे हिंदी बोली जाती है वो उनके लिए ये एमपी का एग्जाम आइडियल होता है। दूसरा, और यहाँ पे जो एमपी के निवासी हैं ओबीसी एससी एसटी, केवल एमपी के ओबीसी एससी एसटी, इनको 3 साल का रिलैक्सेशन है, मतलब इनको 38 इयर्स मिल जाते हैं। और अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में भी तो उनको भी ये रिलैक्सेशन मिल जाता है। दूसरा, आपको क्या चाहिए, डिग्री चाहिए। अब डिग्री किसकी, एलएलबी की डिग्री चाहिए। तो एलएलबी की डिग्री आपको किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी की होनी चाहिए, और उस यूनिवर्सिटी को गवर्नमेंट और बार काउंसिल के द्वारा क्या मिलनी चाहिए, उसकी रिकॉग्नाइजेशन मिलनी चाहिए, मतलब उसकी अनुमति मिली हो। और वहां से अगर आपने कोई डिग्री ली है तो आप इस एग्जाम को दे सकते हो, ज्यादा आपको क्राइटेरिया नहीं है। मेन सीधा सीधा हम बोल सकते हैं यहाँ पे प्रैक्टिस वगैरह का कोई नाटक नहीं है कि आपको 3 साल या 5 साल की, कुछ स्टेट्स में 2 साल 3 साल या 5 साल की प्रैक्टिस मांगते हैं, तो एमपी में कोई इस प्रकार का क्राइटेरिया नहीं है। दूसरा, अब हम बात करते हैं कि एग्जाम कितनी स्टेजेस में होता है। 3 स्टेजेस में होता है, प्री, मेंस और इंटरव्यू, और तीनों स्टेजेस अपने में अलग अलग है। तो हम समझते हैं कि कौन कौन से स्टेजेस है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं और किस प्रकार से वो चीजें आती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्री के बारे में बात करते हैं। जो प्री होता है वो 150 मार्क्स का होता है, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, 2 घंटे का पेपर होता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ऑल क्वेश्चंस के आंसर आपको कंपलसरी होते हैं। एग्जाम सेंटर्स की बात करते हैं प्री के, तो जो एमपी की बहुत सारी स्टेट्स, एमपी की बहुत सारी सिटीज हैं बड़ी बड़ी, मतलब 8-9 जगह यहाँ पे इसके सेंटर्स होते हैं, वहां पे आप इसका एग्जाम दे सकते हैं। अब एग्जाम में भी क्या है, जो प्री होता है 150 में, तो इसको भी 3 पार्ट्स में आप मांग सकते हो, 4 पार्ट में डिवाइड किया है। लॉ 110 नंबर का आपको लॉ पूछा जाता है, 20 नंबर का जीके जीएस पूछा जाता है, 10 नंबर हिसाब से इंग्लिश पूछी जाती है, और 10 नंबर की कंप्यूटर। टोटल ये हो जाता है 150 मार्क्स। अब 150 मार्क्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट आता है वो लॉ का, क्योंकि आप सिविल जज के एग्जाम दे रहे हो तो आपको लॉ अच्छा आना चाहिए। अब लॉ में कितने सब्जेक्ट्स आते हैं, तो टोटल आपके सब्जेक्ट्स आते हैं 12, और सब्जेक्ट भी पहले से डिसाइडेड है। हर सब्जेक्ट का जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो 1 नंबर का क्वेश्चन होता है, इस प्रकार से। अब सब्जेक्ट्स कौन कौन से आ रहे हैं, आपको किन किन सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करना है अगर आप एमपी सिविल जज के बारे में प्रिपरेशन करना चाहते हैं संबंध में, तो कॉन्स्टिट्यूशन,
कॉन्स्टिट्यूशन पूरा, और ये सारे के सारे सब्जेक्ट पूरे के पूरे पढ़ने पड़ेंगे। यहाँ पे कोई भी चैप्टर वाइज या पार्ट वाइज इसको डिवाइड नहीं किया है। कॉन्स्टिट्यूशन 10 नंबर का आता है पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के पॉलिटी के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। दूसरा सीआरपीसी से आप 15 नंबर का पूछा जाता है। सीपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट और आईपीसी, ये आपके 4 सब्जेक्ट हो गए, ये आपके 15-15 नंबर के होते हैं। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872, ये आपका 8 नंबर का पूछा जाता है। प्री के एग्जाम की बात कर रहे हैं और एमसीक्यू आता है। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे जो एग्जाम होता है वो ऑनलाइन होता है, मतलब आपको कंप्यूटर में एग्जाम देना पड़ेगा। और पिछले साल अभी 2-3 सालों से अभी क्या चल रहा है, 2 साल से लगभग आप मान सकते हैं कि ये 2 शिफ्टों में एग्जाम हो रहा है। पहले केवल 1 शिफ्ट में एग्जाम होता था, लेकिन अब 2 शिफ्टों में एग्जाम हो रहा है। दोनों शिफ्टों में अलग अलग पेपर आता है और रिजल्ट दोनों का कंबाइंड बनता है। इसके बाद टीपी आपका 7 नंबर की पूछी जाती है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 6 नंबर का, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जिसमें आप चेक वगैरह के संबंध में किस आप पढ़ते हो मामले, 5 नंबर का। एमपीएलआरसी और एमपी अकोमोडेशन, ये 2 आपके लोकल एक्ट्स हैं एमपी के, और ये 5-5 नंबर की पूछे जाते हैं। पहले लोकल एक्ट्स जब 100 नंबर का पेपर हुआ करता तो ज्यादा पूछे जाते थे, लेकिन अब कम पूछा जाता है। इसीलिए क्या है, अदर स्टेट्स वाले को बड़ा बेनिफिट है ये एग्जाम। और आखिरी आता है लिमिटेशन, जो आपका ये 4 नंबर का पूछा जाता है। यहाँ पे 5 लिखा है, आप इसको 4 कर लीजिए। 4 नंबर का टोटल आपका पूरा जाता है 110 नंबर। तो ये आपका 110 नंबर का प्री में आपका लॉ पूछा जाता है। इसके अलावा 40 नंबर का जीके जीएस इंग्लिश कंप्यूटर पूछा जाता है। तो अपन ये भी देखते हैं कि इसमें क्या पूछा जाता है। तो जी आपका, अब दूसरी चीज आप और देख सकते हैं कि जीके आपसे 20 नंबर का पूछा जा रहा है। तो जीके में आपसे बेसिक जीके पूछी जाती है, जैसे आप लूसेंट वगैरह भी आप पढ़ते हो, और एमपी जीके पढ़ लीजिए। आप एक लूसेंट ले लीजिए, एक एमपी जीके पढ़ लीजिए। अगर आपने 2 चीजों को कवर कर लिया, आपका जीके लगभग पूरा हो जाएगा। दूसरा इंग्लिश में आपसे ग्रामर ज्यादा नहीं पूछी जाती है, एक आध क्वेश्चन आ सकता है। मेनली एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड, आइडम, फ्रेजेस, ये आपसे पूछे जाते हैं। ये आप 10 नंबर का आप देख सकते हो। और आप 10 नंबर का आपसे कंप्यूटर पूछा जाता है। कंप्यूटर बिल्कुल बेसिक पूछा जाता है। कंप्यूटर के लिए भी आप परीक्षा मंथन या आप क्या बोलते हैं, परीक्षा मंथन या लूसेंट ले सकते हो, और उससे अगर आपको क्वेश्चन पूरी का पूरा पढ़ लेते हो तो आपका 10 नंबर कहीं भी नहीं जाएगा। और ये जो मेनली क्वेश्चंस हैं इंग्लिश और कंप्यूटर के, ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो ये ऐसे बनता है 150 का। अब 150 में कितने नंबर चाहिए, तो देखिए 150 में अगर आपको प्री क्वालिफाई करना है तो जितनी वैकेंसी है, समझिए 100 वैकेंसी है, तो 100 वैकेंसी के 10 गुना बुलाए जाएंगे मेंस के लिए, मतलब 100 वैकेंसी में 1000 लोग। अब अगर 1000 लोग नहीं मिल रहे हैं कुछ, या अब 1000 लोग में कितने नंबर होने चाहिए व्यक्तियों के, तो यहाँ पे एक मिनिमम क्राइटेरिया भी बताया गया कि भैया आप कितने नंबर आने चाहिए। अगर आप जनरल से हो तो आपके 100 में से कितने 90 नंबर अप्रॉक्स आने चाहिए, और अगर ओबीसी SC ST से हो तो आपकी 82 नंबर अप्रॉक्स आने चाहिए। लेकिन जो अभी हमने कट ऑफ देखी है, तो जनरल की लगभग कट ऑफ अभी जो हालिया साल है, जब 120 नंबर का जब से चालू हुआ पेपर, तो 120 से लेके 125 एक आपका सेफ स्कोर मान सकते हैं अपन, बाकी फिर पेपर पे डिपेंड होता है। और वहीं ओबीसी SC ST का ये भी अलग अलग आपका क्या जाता है, कट ऑफ जाता है। तो वो 90 तो नंबर किसी के नहीं आते, 90 पे सिलेक्शन नहीं मिलता, लेकिन मिनिमम है कभी पेपर डिफिकल्ट आए तो 90 नंबर तो आपको कम से कम सिक्योर करने पड़ोगे, तभी आप क्या होगे, मेंस के लिए क्वालिफाई होगे। और मेंस में जितनी वैकेंसी है उसका 10 गुना बनाया जाता है। दूसरी बात, जब मेंस की लिस्ट बनाई जाती है, प्री का रिजल्ट आता है, तो ये कैटेगरीज वाइज आता है। समझिए 100 वैकेंसीज में 50 किसकी थी, जनरल की थी, तो 50 में 500 लोग अलग जनरल के आएंगे। अगर 20 उसमें ओबीसी थे तो 200 लोग ओबीसी आएंगे। तो मतलब एक साथ रिजल्ट नहीं बनाया जाता, बहुत सारी स्टेट्स में एक साथ रिजल्ट बनाया जाता है। और जब वो फाइनल रिजल्ट आता है तो वो क्या कर देते हैं, SC ST OBC को वैकेंसी के हिसाब से अलग कर दे। लेकिन यहाँ पे शुरू से ही आपका क्या बोलता है, एमपी सिविल जज में अलग अलग उसको कैटेगरी से प्री का भी रिजल्ट में भी आपका रिजर्वेशन वगैरह दिया जाता है। अब ये तो बात हुई आपकी प्री की। अगर किसी व्यक्ति ने प्री क्वालिफाई कर दिया तो उसको मेंस देना पड़ेगा। अब मेंस का क्या क्राइटेरिया है, तो मेंस में 4 पेपर होते हैं एमपी में, और हर पेपर 100 नंबर का होता है, और पेपर 2 दिन होते हैं। 2 दिन में 4 शिफ्ट, मतलब 2 दिन में हर दिन में 2-2 शिफ्ट होती है, मतलब 4 शिफ्टों में आपके ये पेपर हो जाते हैं। और पेपर भी हम बता दें आपको जबलपुर में होते हैं। हर बार इसका ये फिक्स होता है कि पेपर आपके एमपी जबलपुर में, क्योंकि एमपी का जो हाई कोर्ट है वो जबलपुर में, तो आपका एग्जाम होता है, तो एग्जाम सेंटर जबलपुर में होता है। और हर पेपर के लिए आपको 3 घंटा मिलता है। प्री के लिए आपको 2 घंटा मिल रहा था, यहाँ पे आपको 3-3 घंटे के, आप मान लीजिए आपको 2 दिन में 12 घंटे क्या करना है, राइटिंग करनी है, तो आपको राइटिंग प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। अब 4 पेपर होते हैं, चारों पेपर के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला पेपर होता है सिविल का पेपर। ये क्वेश्चन आंसर बेस्ड होते हैं, जो सिविल का क्वेश्चन है क्वेश्चन आंसर बेस्ड होते हैं, और 100 नंबर का होता है। अब 100 नंबर में कॉन्स्टिट्यूशन से आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 8 नंबर के होते हैं। 8 नंबर के टोटल 16 नंबर। ऐसे ही सीपीसी, टीपीए, कॉन्ट्रैक्ट और एसआरए के साथ भी है कि सबके 2-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सारे के सारे 2-2 क्वेश्चन होते हैं, और 8-8 नंबर के तो 16-16 नंबर के होते हैं। और 16 × 5 हम करते हैं तो 80, तो 80 नंबर के तो आपके डायरेक्टली ये 5 सब्जेक्ट से आ गए।
दो क्वेश्चंस। इसके अलावा इनमें क्या है, एसआरए में और लिमिटेशन में थोड़ा सा सिलेबस भी बता दिया गया कि ये चीजें पूछी जाएंगी मेंस के लिए। दूसरा आपको बात करता है लिमिटेशन की। लिमिटेशन में केवल एक ही क्वेश्चन आता है 8 नंबर का, और ये हो गया 88। और आखिरी में आते हैं 3 क्वेश्चन मिक्स। इन्हीं जो 6 सब्जेक्ट है इन्हीं में से शॉर्ट नोट्स आपको लिखने आते हैं। 4 नंबर के क्वेश्चन होते हैं और वो 3 क्वेश्चन आते हैं, ऐसे 12, तो पूरा आपका 100 नंबर का ग्रैंड टोटल हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया पहला पेपर। जो दूसरा पेपर होता है वो होता है आपका आर्टिकल राइटिंग। इसको बहुत से लोग ऐसे भी बोलते हैं, लेकिन अपन को ऐसे के रूप में इसको नहीं लिखना है, निबंध के रूप में अपन को इसको आर्टिकल राइटिंग के रूप में लिखना है। आर्टिकल राइटिंग का जो पेपर होता है वो इस प्रकार होता है, देखिएगा, इसमें एक सोशल आर्टिकल आपको लिखना पड़ता है जो 30 नंबर का आता है। आप यहाँ पे हिंदी में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा एक लीगल आर्टिकल आता है जो आपको 20 नंबर का लिखना पड़ता है, तो हो गया 50 नंबर। इसके बाद समराइजेशन पूछा जाता है, कि समराइजेशन दिया जाता है हिंदी और इंग्लिश में, आप उसको समराइज करोगे, आप उसको कम करके लिखता है। अपन बोलते हैं ना कि बहुत ज्यादा जैसे एक 1/3 करके कोई चीज लिखनी पड़ती है, वो आपको करना है। इसके बाद ट्रांसलेशन, ये आपको थोड़ा इंग्लिश भी अच्छी आनी चाहिए, इंग्लिश भी आपकी कमांड होनी चाहिए हिंदी में। वैसे तो ऑफिशियल लैंग्वेज एमपी की हिंदी है, लेकिन आपको इंग्लिश हिंदी दोनों आने चाहिए। और इसीलिए यहाँ पे आपसे ट्रांसलेशन पूछे जाते हैं, क्योंकि जो भी बड़े बड़े हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं या बड़ी अच्छी अच्छी बुक्स हैं, सारी इंग्लिश में, लेकिन आपको वर्क इसमें करना है एमपी में। आपको जब तक आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक है तब तक आपको वर्क करना है हिंदी में। तो फिर भी 15 नंबर का इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, 15 आपको सेंटेंस आते हैं, और 15 सेंटेंस हिंदी के आते हैं, 15 इंग्लिश को आते हैं, हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी आपको ट्रांसलेट करना होता है। तो एक तो आपका ये हो गया दूसरा पेपर, ये भी आपका 100 नंबर का होता है। तो पहले दिन होते हैं ये 2 पेपर। दूसरे दिन जो आप पहला पेपर देने जाते हैं वो आपको क्रिमिनल पेपर मिलता है, और ये भी सिविल के जैसे क्वेश्चन आंसर होता है। यहां पे सीआरपीसी, आईपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, एमपीएलआर और एमपी अकोमोडेशन एक्ट, इनके 8-8 नंबर के 2-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये टोटल बनता है 80 नंबर का। एक क्वेश्चन आपसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पूछा जाता है, तो टोटल होता है 88। और आखिरी में 3 मिक्स्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो इन्हीं 6 सब्जेक्ट में से किसी के भी पूछे जा सकते हैं, और ये शॉर्ट नोट के तौर पे आते हैं, तो टोटल आपका हो जाता है 100। तो ये तो आपका हो गया क्या, 3rd पेपर है। इसके बाद लास्ट पेपर आता है जिसको हम जजमेंट के पेपर के नाम से जानते हैं। जैसे आप जज बनते हो तो जजमेंट आपको लिखना पड़ेगा। तो जो जजमेंट का पेपर आता है इसमें 10 नंबर का इशू फ्रेम करने को आता है। ये सिविल में जब अपन सिविल जजमेंट लिखते तो इशू बनाते तो अलग से 10 नंबर का इशू आपको लिखने आता है, और चार्ज फ्रेम करने का भी आता है आपको 10 नंबर का। इसके बाद जजमेंट लिखने आता है 40 नंबर का, सिविल जो जजमेंट आपको लिखना पड़ता है, और ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट 2nd क्लास का जजमेंट आपको लिखना होगा। जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट 2nd क्लास की अधिकारता है वही जजमेंट पूछे जाएंगे। वैसे ही जो क्रिमिनल जजमेंट पूछा जाएगा, ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट आपका 1st क्लास का पूछा जाएगा, और ये भी 40 नंबर का आता है, टोटल 100 नंबर का। तो ये तो आपका होता है 400 नंबर। अब 400 नंबर में आपको मिनिमम कितने चाहिए? वैसे तो मैक्सिमम अगर लिस्ट ऊपर जा रही है तो फिर तो आपको 400 में से 300 भी कभी कभार कम पड़ सकते हैं, लेकिन मिनिमम की बात करें तो मिनिमम की बात की गई है इसमें कि 45% SC ST OBC के लिए, SC ST के लिए कम से कम 45, SC और ST के लिए 45% मार्क्स आपके लिए जरूरी है। मतलब इसका कंबाइन करके टोटल मतलब 400 में से आपके 180 होने ही चाहिए। इतना आना कभी कभार डिफिकल्ट हो जाता है ST के लिए, SC तो हो जाता है, ST के लिए कभी कभार इतने नंबर नहीं आते हैं। तो 2 साल से हम जो चीजें देख रहे हैं। इसके बाद 200 नंबर का आपका क्या आता है, 200 नंबर ओबीसी को और जनरल को कम से कम 200 नंबर चाहिए, तब आप क्या करते हो, इंटरव्यू तक क्वालिफाई करते हो। और इंटरव्यू आपका होता है कितने नंबर का, ये आपका 50 नंबर का होता है। और इंटरव्यू में टोटल वैकेंसी के यहाँ पे 10 गुना बुलाए जा रहे थे, यहाँ पे 3 गुना बनाए जाते हैं। मतलब 100 वैकेंसी है तो 300 लोगों को इंटरव्यू कॉल किया जाएगा, लगभग ऊपर नीचे हो सकता है आंकड़ा अगर सिमिलर मार्क्स वगैरह हैं। और मिनिमम मार्क्स आपको कितने चाहिए पड़ेंगे, मिनिमम मार्क्स जो पिछले साल से ही जो जोड़ा गया है, या आपको 20 नंबर चाहिए पड़ेंगे मिनिमम मार्क्स। और इंटरव्यू में अगर आपके 20 नंबर आते हैं तो फिर आपका क्या बनता है, मेंस की इंटरव्यू का आपका अलग हो जाएगा, ये केवल क्वालिफिकेशन होता है। मेंस को प्लस इंटरव्यू के मार्क्स मिला के आपकी कट ऑफ बनेगी, और कट ऑफ के बाद अगर आपका सिलेक्शन लिस्ट में नाम आता है तो सिलेक्शन आपका हो जाएगा। और सबसे अच्छी एमपी सिविल जज के साथ ये चीज है कि एमपी सिविल जज की वैकेंसी रेगुलर बेसिस पे आती है। एग्जाम बड़ा जल्दी हो जाता है, नोटिफिकेशन की डेट से जिस दिन नोटिफिकेशन आता है 2 महीने के अंदर आपका प्री हो जाता है, प्री के 2 महीने बाद लगभग 60 दिन के अंदर आपका क्या हो जाता है, मेंस का एग्जाम होता है। मैंने ये लिखा हुआ था 60 दिन के अंदर। और जैसे मेंस का रिजल्ट आता है उसके 1 महीने के अंदर या 1 महीने या 1.5 महीने के अंदर आपका इंटरव्यू हो जाता है, और इंटरव्यू के लगभग 2-3 महीने बाद आपकी पोस्टिंग हो जाती है। तो पूरा 6 से 7 महीने का प्रोसीजर है। 6 से 7 महीने में आप वैकेंसी से सिविल जज तक आप पोस्ट तक पहुंच सकते हैं। तो ये बड़ा ही एक अच्छा एग्जाम है और बहुत ही फेयर एग्जाम है। और जो भी लोग
किस स्टेट से हम बार बार बोल रहे हैं कि जहां पे इंग्लिश बोली जाती है उस स्टेट से हैं, प्लस जहां पे हिंदी लोगों को जिनको इंग्लिश में दिक्कत आती है, जिनकी हिंदी अच्छी है, जैसे यूपी वगैरह हो गया, राजस्थान के हो गए और भी बिहार वगैरह हो गए, तो ये लोग एमपी सिविल जज पे फोकस कर सकते हैं। और पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि दिल्ली और हरियाणा के बहुत से लोग यहाँ पे एग्जाम को क्वालिफाई कर रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे और आगे हम जो वीडियो लेके आएंगे उसमें हम आपको बताएंगे कि आपको एमपी सिविल जज की तैयारी किस प्रकार करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।